हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास ऐसी केमिस्ट्री आती है जो कि सरफेस पे अकर हो गया है। किसी भी मॉलिक्यूल के कहाँ पर अकर होगी? सरफेस पे। ठीक है, तो सरफेस पे जो फेनोमेना अकर होता है हमारे पास, उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन आप लोगों ने पहले बहुत बार सुना होगा कि हमारे पास कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब होता है कि किसी भी चीज का दूसरी चीज के ऊपर जो इन्वॉल्वमेंट है वो कंप्लीटली बल्क तक होता है। ठीक है, लाइक हमारे पास कोई कॉटन बॉल है, उस कॉटन बॉल को हमने क्या किया? पानी में डिप कर दिया या इंक में डिप कर दिया। तो कॉटन बॉल के अंदर जो पानी या इंक जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्यों कहलाएगा वो? क्योंकि वो सरफेस पे भी जा रहा है और बल्क में भी जा रहा है। इसके अलावा एक और फिनोमेना हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो आइए देखिए, एड्सॉर्प्शन हमारे पास क्या होता है? एड्सॉर्प्शन एक्चुअली क्या होता है? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो रहा है किसी की सरफेस के ऊपर। ठीक है, लाइक हमारे पास चौक है, उस चौक को अगर हम 1 सेकेंड के लिए इंक में डिप करें और वापस निकाल लें, तो चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े टाइटली पैक है। तो चौक के ऊपर जो इंक एक्यूमुलेट होगी वो हो सकता है उसके बल्क में ना जाए। तो जो हमारे पास बेटा इंक होगी ना, वो चौक के ऊपर एक्यूमुलेट हुई है, मींस चौक के ऊपर क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बाय डेफिनेशन इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज। किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज का एक्यूमुलेशन सरफेस के ऊपर रेदर देन इन बल्क, बल्क में जाने की जगह। अब बल्क क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अंदर का जो एरिया होता है, मींस अंदर तक उसको, अंदर का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं बल्क। एक होता है सरफेस, और अगर इस चौक को हम तोड़ दें तो अंदर का जो एरिया होगा उसका दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स बल्क। तो अगर बल्क में हमारे पास कोई चीज जा रही है, बल्क में हमारे पास कोई चीज क्या हो रही है? एक्यूमुलेट हो रही है, देन वी विल कॉल इट एज एब्जॉर्प्शन। और अगर कोई चीज हमारे पास सिर्फ सरफेस पे है, देन वी विल कॉल इट एज एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में हमारे पास दो चीजें आती हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग आगे। सॉल्यूशन में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कम कंसंट्रेशन में होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, जिसके अंदर कोई चीज सॉल्यूशन बना रही है। वैसे ही हमने यहाँ पर एड्सॉर्प्शन में डिवीजन की है इन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट इज सिमिलर एज इट्स सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इसलिए सॉल्यूट वर्ड यूज नहीं करेंगे। लेकिन सॉल्यूट को रिप्लेस करने वाली चीज हमारे पास विल बी कॉल्ड एज एड्सॉर्बेट। तो जो कंसंट्रेट हो रहा है सरफेस पे आके, जो आके इसके ऊपर, इस चौक के ऊपर जैसे इंक आकर के चिपक गई, तो वो इंक हमारे पास विल बी कॉल्ड एज एड्सॉर्बेट। ठीक है बेटा, और एड्सॉर्बेंट, बेंट इज सिमिलर एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के वर्ड से हमारे पास आया एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये एक्यूमुलेशन जिस चीज के ऊपर हो रहा था, जैसे चौक के ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा था, दैट वी विल कॉल इट एज, उस चौक को कहेंगे एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई गैस आकर के चिपक गई, लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग अभी यूज कर रहे हैं फिल्टर वाले मास्क। ठीक है, फिल्टर वाले मास्क जो हम यूज कर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है? उन मास्क के ऊपर, जो मास्क हमारे पास होते हैं जो हाई माइनिंग में यूज किए जाते हैं, उन मास्क के ऊपर ऐसा मटेरियल लगा होता है, ऐसा केमिकल लगा होता है जो पॉइजनस गैसेस को क्या करता है? अपने ऊपर चिपका लेता है, ताकि वो हमारे अंदर नोज में ना जाए। ठीक है, तो वहां पर जो गैसेस हमारे पास एक्यूमुलेट हो रही हैं, दोस गैसेस आर कॉल्ड एज एड्सॉर्ब्ड। ठीक है, वो यहाँ पर आकर के बैठ गए, अंदर नहीं गए। अगर कोई चीज अंदर चली जाएगी, इसके बल्क में चली जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो गैस बेटा हमारे पास ऐसे बैठी है, इट विल बी कॉल्ड एज इट्स एब्जॉर्ब
ये जिसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज एडसॉर्बेंट। तो जैसे सॉल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही एड्सॉर्प्शन का हमारे पास आएगा एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल हमारे पास आता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स। आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से खरीदते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जब खरीदते हो तो उस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक सिलिका जेल का पैकेट होता है। तो वो पैकेट क्या करता है बेटा, उस इलेक्ट्रॉनिक को उस मॉइस्चर से सेव करता है, ठीक है। या शूज लेते हो तो शूज के अंदर भी वो सिलिका जेल का पैकेट डाल के देते हैं। तो सिलिका जेल क्या करता है, सिलिका जेल वाटर के मॉइस्चर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेता है। एब्जॉर्ब करा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है पानी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि जो शुगर होती है हमारे पास, रॉ शुगर, गन्ने से जो शुगर बनती है, वो शुगर एक्चुअल में कलरलेस नहीं होती। उस शुगर को कलरलेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी सारी के सारी इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब कराते हैं ओवर द चारकोल बेड, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल मैंने और बताया आपको कि जो हमारे मास्क होते हैं, जो माइनिंग में यूज होते हैं, जिनमें पॉइजनस गैसेस आ सकती हैं, तो वो गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास मास्क भी यूज किए जाते हैं, जिसके ऊपर एक्टिवेटेड चारकोल की कोटिंग होती है। वो सेलेक्टिव गैसेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो वहां पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, एक तरह से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इसके अलावा और काफी सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल चैप्टर में सबसे बड़ी चीज क्या होती है ध्यान देने के लिए, एग्जांपल्स। डेफिनेशंस हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप है या शॉर्ट आंसर टाइप है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए बेटा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है किसके ऊपर, एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो इसके और 4-5 एग्जाम्पल्स जो बुक में अवेलेबल हैं उनको भी आप लोग क्या करना, एक बार रीड कर लेना। एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सपोज हमने क्या किया, सिलिका जेल के ऊपर वो पानी एब्जॉर्ब हो गया। अब हमें क्या करना, उस पानी को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, सिलिका जेल को हीट कर देंगे तो वो पानी वहां से रिमूव हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन मींस इस एक्यूमुलेटेड चीज का, इस एब्जॉर्बेट का एब्जॉर्बेंट से हट जाना, मींस एब्जॉर्प्शन का रिवर्स हो जाना। दैट विल बी कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। उसको क्या कहेंगे, डिसॉर्प्शन। अब आप लोग बोल सकते हो कि मैम एब्जॉर्प्शन में भी तो हमारे पास सरफेस फेनोमेना हो रहा है। एब्जॉर्प्शन के अंदर भी तो हमारे पास क्या होगा कि सरफेस पे कोई चीज आकर एक्यूमुलेट होगी और उसके बाद बल्क में भी जा रही है, क्योंकि सरफेस से आएगी तभी तो बल्क में जाएगी ना, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में हमारे पास जो फेनोमेना होता है वो सरफेस पे भी होता है और बल्क में भी होता है। तो मतलब एब्जॉर्प्शन इज सरफेस प्लस बल्क फेनोमेना, बट जो एब्जॉर्प्शन है इट इज प्योरली सरफेस फेनोमेना। ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा। अगर अंदर चली गई चीज, अंदर पेनिट्रेट कर गई इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर, देन इट विल बी टर्न्ड एज एब्जॉर्प्शन। दोनों चीजें अलग नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों चीजों में, लेकिन दोनों चीजों में एक बहुत थिन लाइन है कि अगर चीज सरफेस तक रह गई तो एब्जॉर्प्शन, और अगर अंदर चली गई ऑब्जेक्ट के तो बल्क, और बल्क में चली गई देन वी विल कॉल्ड इट एज एब्जॉर्प्शन। तो जहां पर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें हो रही होती हैं, जहां पर सरफेस पे भी एक्यूमुलेशन होती है और फिर अंदर भी क्या होता है, सब्सटेंस चला जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं, उस फेनोमेना को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। तो 4 टर्म हम लोगों ने पढ़ी, एब्जॉर्प्शन, एक्यूमुलेशन एट सरफेस, एब्जॉर्प्शन, एक्यूमुलेशन एट बल्क प्लस सरफेस, पर सरफेस पे कंसंट्रेशन कम होगी। सॉर्प्शन जहां पर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीजें हो रही हैं, एंड लास्ट डिसॉर्प्शन, डिसॉर्ब हो जाना। डी मतलब डिटैचमेंट, डी मींस डिटैचमेंट, सॉर्प्शन का डिटैचमेंट। अब देखते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन है ये थर्मोडायनामिकली पैरामीटर से हमारे पास फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब साफ साफ बात, हमने क्या किया, चॉक ली, उसको इंक में डिप किया, तो इंक तो इसके ऊपर एक्यूमुलेट होगी ही ना। हमने सिलिका जेल कहीं पर रखा, उस सिलिका जेल के आसपास वाटर मॉइस्चर है, तो वो वाटर मॉइस्चर भी हमारे पास क्या होगा, उस सिलिका जेल के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो हमें पता है, वी नो दैट एब्जॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और हमें कैसे पता है, क्योंकि हमने एक्शन से उसको डिसाइड किया। कोई भी प्रोसेस जब अपने आप प्रोसीड होता है और हमें उसमें कुछ नहीं
नहीं कराने की जरूरत, कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर नहीं होता, देन वी विल कॉल इट एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो एब्जॉर्प्शन में हमेशा हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, सो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। क्यों हीट इवॉल्व होगी, क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा? जब भी इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर कोई चीज आकर के लगेगी तो एब्जॉर्बेंट की जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। इसको क्या करना है, इसको इस पार्टिकल को जगह देनी है। तो ये जगह कैसे देगा इस पार्टिकल को, अपनी एनर्जी का छोटा सा हिस्सा लूज करके। ठीक है, इसको चिपकाने के लिए एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, तो एनर्जी लूज हो रही है तो डेल्टा एच विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो सारे के सारे एब्जॉर्प्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होते हैं जनरली, एंड डेल्टा एच उसमें नेगेटिव होता है। एंट्रोपी डिक्रीज होती है, क्यों एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है? अब एंट्रोपी हमारे पास होती है रैंडमनेस। सपोज मेरे पास 4 गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, 4 गैसेस है। चारों गैसेस क्या कर रही है, मूव कर रही है एनवायरनमेंट में। अब मैंने क्या किया, एक एक्टिवेटेड चारकोल का पीस लिया, उस पे चारों गैसेस क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो जो गैसेस हमारे पास घूम रही थी उनकी रैंडमनेस, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो गया। ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन कम होने को हम बोलते हैं कि एंट्रोपी जो है हमारे पास वो डिक्रीज कर रही है, मींस डेल्टा एच जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और डेल्टा जी हम लोगों को पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव होगा तो ये वाली चीज हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नेगेटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। डेल्टा एच जो है हमारे पास वो बड़ा होना चाहिए देन टी डेल्टा एस। क्यों बड़ा होना चाहिए बेटा हमारे पास, क्योंकि ये नेगेटिव होगा। सपोज ये मेरे पास है -113, ठीक है, ये है -137 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड डेल्टा जी विल कम आउट एज पॉजिटिव। और पॉजिटिव चीजें नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, पॉजिटिव प्रोसेसेस हमारे पास हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर हमारे पास वैलिड नहीं है। तो डेल्टा एच जो है हमारे पास विदाउट साइन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस विदाउट साइन। ठीक है, सारे हम जो कंसीडर करते हैं दैट इज ओनली फॉर एनर्जी कंसीडरेशन, थर्मोडायनामिक्स में प्योरली। तो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल्स पढ़े, डिसॉर्प्शन पढ़ा, एंड लास्ट हम लोगों ने पढ़ा थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट एज टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था एब्जॉर्प्शन के बाद फिर स्टडी टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन कितने टाइप का होता है, मतलब एब्जॉर्बेंट के ऊपर जो एब्जॉर्बेट आकर के चिपक रहा है, जो एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने एब्जॉर्प्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिसको फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, एंड अनदर इज केमिसॉर्प्शन, मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ फिजिकल फोर्सेस मींस वीक फोर्सेस से हमारे पास जो भी एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्बेट आ रहा है वो एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, वीक फोर्सेस कौन से होते हैं बेटा, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, वी हैव वीक वॉन टू वॉल फोर्सेस और केमिसॉर्प्शन, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिसॉर्प्शन बेटा हमारे पास क्या होता है, जहां पर हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन केमिकल बॉन्ड होते हैं, या तो वो क्या होंगे आयनिक बॉन्ड हो जाएंगे, या फिर वो क्या होंगे कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा फिजिसॉर्प्शन में कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, फिजिसॉर्प्शन में नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना
और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीड्स टू केमिकल बॉन्डिंग। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि फिजिक्स ऑप्शन में हमारे पास कोई चीज ऐसे ऊपर से लगी हुई है, ठीक है, जिसको हम कभी भी हटा सकते हैं। केमिक्स ऑप्शन में हमारे पास कोई चीज अच्छे से फिक्स हुई हुई है, ठीक है, फिक्स मतलब बॉन्ड बना के। एक होता है दो हाथों को ऐसे मिला देना, ठीक है, तो ये बड़ी जल्दी अलग हो जाएंगे। एक होता है इस तरह से बॉन्ड बना करके हमारे पास केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन जो हम आगे पढ़ेंगे वो विद डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस और लास्ट में इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन का यहाँ मैंने डिफरेंस लिखा है, सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम इस डिफरेंस को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो पहला डिफरेंस हमारे पास आता है बेटा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, दोस फोर्सेस आर वीक बॉन्डेबल फोर्सेस। ये तो हमने अभी पढ़ा कि फोर्सेस जो है वो बहुत वीक है, ठीक है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही वी विल लीड टू एज केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक या फिर कोवेलेंट। नेक्स्ट, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब वीक बॉन्डेबल फोर्स, वीकली आकर के कोई चीज सिर्फ बैठ रही है, वीकली आकर के कोई चीज बैठ रही है तो एनर्जी कम एड्सॉर्ब होगी ना, एनर्जी कम निकलेगी। तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जिसको हमने डेल्टा एच पढ़ा था, डेल्टा एच यहाँ पर लो होता है, जितना कम एनर्जी निकल रही है उतना वीक बॉन्ड बनेगा, जितना ज्यादा एनर्जी हमारे पास निकल रही है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसकी रेंज 20 से 40 किलो जूल पर मोल आती है हमारे पास। यहाँ पर हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है, इसकी रेंज हमारे पास 40 से 400 किलो जूल पर मोल आती है। नेक्स्ट वी हैव कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन कोई चीज है हमारे पास, उसके ऊपर आकर के कोई चीज ऐसे बैठ गई, ठीक है। अब टेम्परेचर सपोज हमने बढ़ा दिया तो ये चीज भाग जाएगी, तो ये चीज कभी भी भाग सकती है क्योंकि वीक फोर्सेस से अटैच है, तो कभी भी भाग सकती है, मतलब कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। अगर कभी भी डिसॉल्व होने वाली चीज ऐसे अटैच हो रही है देन वी विल कॉल दिस प्रोसेस एज रिवर्सिबल। एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो फिक्स हो गई है, बॉन्ड बन गया है, तो उसको हटा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो दिस प्रोसेस वी विल कॉल इट एज इरिवर्सिबल, कि यहाँ पर डिसॉल्प्शन हमारे पास जो है वो बहुत इजीली नहीं होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। नॉट स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जो गैसेस को एब्जॉर्ब करती है, सपोज वी हैव एक्टिवेटेड चारकोल, सपोज हमने एक्टिवेटेड चारकोल के बेड्स पे शुगर की इम्प्योरिटीज हटा रहे हैं, ठीक है। तो वो शुगर की इम्प्योरिटीज बेटा हमारे पास जो हट रही है ना, वो सिलेक्टिव नहीं होगी कि नहीं यहाँ से हमारे पास माल्टोज निकल जाए, यहाँ से हमारे पास सुक्रोज निकल जाए, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाए, या कोई और इम्प्योरिटी हमारे पास, कोई प्रोटीन है उसमें कोई फैट्स है तो वो सारी इम्प्योरिटी हमारे पास निकलती चली जाए। वो होता है नॉन स्पेसिफिक होना, कि एक चीज जो सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। दूसरा होता है स्पेसिफिक। केमिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड ए और बी के बीच कब बनेगा? बॉन्ड हमारे पास इस सरफेस के और इस मॉलिक्यूल के बीच कब बनेगा? जब इस मॉलिक्यूल का कोई ना कोई पार्टिकल इसके साथ अटैच हो रहा होगा, कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, कहीं पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इस सरफेस पे भी तो मॉलिक्यूल ही है, इस सरफेस पे भी मॉलिक्यूल ही है, चौक के ऊपर भी तो मॉलिक्यूल ही है, ठीक है, इनके ऊपर भी मॉलिक्यूल ही है। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की तरफ बाइंडिंग शो कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ एक्यूमुलेशन शो कर रहे हैं, एफिनिटी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल एड्सॉर्प्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, क्योंकि बहुत कम हीट चाहिए तो वो बहुत कम हीट तो वो कैसे भी इवॉल्व कर सकता है। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा मटेरियल होता है जिसपे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, मतलब एड्सॉर्बेंट, उसको चार्ज करना पड़ता है। तो बहुत बार हीट रिक्वायर होती है, बहुत बार बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं, सो इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, बाहर से एनर्जी की जरूरत इसको पड़ती है। तो वो बाहर से एनर्जी हम लोग क्या करेंगे? एड्सॉर्बेंट को देंगे ताकि वो एनर्जी रिलीज करे और एड्सॉर्बेंट को अपने ऊपर एक्यूमुलेट कराए। नेक्स्ट वी हैव कि जो भी एड्सॉर्प्शन होगा, चाहे फिजिकल है चाहे केमिकल है, नॉर्मल एड्सॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, ठीक है। एक चीज हमारे पास ऐसे क्यूब में है, ठीक है, सरफेस एरिया इस तरह से। अब इसको हमने कर दिया पाउडर, तो ये जो बल्क वाले पार्टिकल होंगे बेटा, उनके तो पाउडर में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे, छोटे
पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन का अमाउंट जो है वो हमारे पास बढ़ता चला जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास सेम रहेंगे, केमिकल एब्जॉर्प्शन में भी और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में भी। एंड हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट फॉर्म्स मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर एंड इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म होने का क्या मतलब है, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है बच्चे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की एक लेयर इसके ऊपर एक गैस की बन गई, तो हो सकता है बदले में ये गैस दूसरी लेयर दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी थोड़ा थोड़ा वीकली अट्रैक्ट कर ले। सबको नहीं करेगी लेकिन थोड़ा थोड़ा वीकली अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग हो रही है। बॉन्डिंग का मतलब कि इसकी इस एब्जॉर्बेंट की जितनी साइड एक्सपोज्ड है, इस एब्जॉर्बेंट की सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस एब्जॉर्बेंट में हमारे पास 10 साइड्स हैं, तो 10 ही मॉलिक्यूल आकर के लगेंगे। ठीक है, 10 से ज्यादा 11वां मॉलिक्यूल नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड तो उतना ही बनेगा ना हमारे पास, ठीक है, जितना हमारे पास होगा। अगर हम इस हाथ की बात करें तो यहाँ पर दूसरा रख दे, यहाँ पर तीसरा रख सकते हैं, चौथा रख सकते हैं, पांचवा रख सकते हैं, तो वो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे जोड़ने वाली बात करें तो ये 4 फिंगर्स विल कनेक्ट विद दीज 4 फिंगर्स होंगे। ठीक है, तभी ये हमारे पास इस तरह का कनेक्शन, इस तरह की बॉन्डिंग शो कर पाएंगे। तो वो जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी साइट स्पेसिफिक, इसीलिए ये हाईली स्पेसिफिक है और इसीलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है नेचर में। ठीक है बच्चे, लास्ट इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड प्रेशर डिपेंडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे से क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस जो हमारे पास बेटा होती है फिजिक्स ऑप्शन में, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। फिजिक्स ऑप्शन में लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। यहाँ पर हम रखते हैं x/m। x/m का मतलब होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट। ठीक है, और यहाँ पर रखता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ फिजिक्स ऑप्शन कैसे वेरी करेगा? टेम्परेचर के साथ जो हमारे पास बेटा फिजिक्स ऑप्शन है वो जैसे जैसे लो टेम्परेचर फेवरेबल है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और हमारे पास फिजिक्स ऑप्शन कम होता चला जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कम होता चला जाएगा। जबकि केमिस्ट ऑप्शन क्या होता है, टेम्परेचर x/m। x/m का मतलब है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। x मतलब कि कितना हमारे पास एब्जॉर्बेट है, m मतलब कितना हमारे पास एब्जॉर्बेंट है, फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट ऑप्शन के लिए हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। तो बेटा हाई टेम्परेचर फेवरेबल जैसे हमारे पास है, हाई टेम्परेचर क्यों फेवरेबल है? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई है और एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो हाई टेम्परेचर तो मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करेगा, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू जाने के बाद ये एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज को जब हम ज्यादा हीट देंगे तो वो सरफेस से भाग जाएगी। तो सरफेस पे अगर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, चाहे वो बॉन्डिंग फिजिकल हो चाहे वो बॉन्डिंग केमिकल हो, जैसे ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते चले जाएंगे, बॉन्ड भी टूट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस। अब हमें पढ़नी है इनकी प्रेशर डिपेंडेंस, कि प्रेशर के साथ फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन हमारे पास कैसे वेरी करते हैं। तो जैसे जैसे बेटा हमारे पास प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिजिक्स ऑप्शन हमारे पास वैसे वैसे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक सैचुरेशन पॉइंट तक जाएगा एंड रुक जाएगा। बस एक सैचुरेशन पॉइंट तक जाएगा और फिर रुक जाएगा। और केमिस्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या होगा, केमिस्ट ऑप्शन हमारे पास इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा। ऑब्वियसली ये भी हमारे पास एक एक्सटेंट तक जाकर एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कर्व है ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन
दोनों ही कब हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, एड्सॉर्प्शन, आइसोटॉपिक। तो ये हमारे पास जो टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन।